गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर हम लोगों का था उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। उसमें न्यूमेरिकल्स हम लोगों के छूट गए थे, ठीक है। तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने दिया है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द रिंग इन गिवन डायग्राम। इस गिवन डायग्राम के थ्रू आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। एक बात यहाँ पे याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। और कितना ले रहे हैं वो कांस्टेंट? ई नॉट के इक्वल ले रहे हैं बच्चों। अब देखिए डायग्राम आपके पास, फर्स्ट डायग्राम ये है और सेकंड डायग्राम ये है। आप लोग अपने स्क्रीन को एक बार पॉज करके कोशिश कीजिए, अदरवाइज मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। क्या है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो हमको एक कोई भी सर्कल दिया गया है, मान लो सर्कल ही लेते हैं, एक कोई सर्कल दिया गया है। ये सर्कल हमारा किस एक्सिस में रखा गया है और इसका एरियल वेक्टर कहां पे होगा। सबसे पहली बात आप ये जज कीजिए। देखिए ये सर्कल हमारा, ये पाम आप देख रहे हो, ये सर्कल इस तरह से कुछ रखा गया है, ठीक है। यानी x और y में रखा गया है। किस में रखा गया है बच्चों? x और y में रखा गया है। तो देखो अगर यहाँ पे x और y में रखा गया है सर्कल, तो इसका जो हमारा एरिया वेक्टर आएगा वो किधर आएगा? आप लोग पॉजिटिव y एक्सिस को ले लो, ये क्या आ गया आपका? एरिया वेक्टर आ गया, ठीक है। देखिए फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से इस बात को समझना। ये हमारा पाम है, सर्कल कुछ इस तरह से रखी गई है, ठीक है। यानी अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस रखा गया है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? अपवर्ड में हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, एरिया वेक्टर ऊपर हम लोग ले लिए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब सुनो बच्चों, ध्यान से यहां पे देखो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमको क्या लेना पड़ेगा? ई नॉट के बारे में सोचना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है? हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर लेना है। क्या लेना है? प्लेन के परपेंडिकुलर लेना है। आप लोगों को डेफिनेशन में भी लिखाया था और फॉर्मूले में भी लिखाया था, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जो यहाँ हम लोग का सर्कल दिया गया है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके रेडियस से कितना डिग्री बना रहा है? 37 डिग्री बना रहा है। तो आप देखो जो ये आपकी y एक्सिस होगी, उससे ये एंगल कितना बना रहा होगा? 53 डिग्री बना रहा होगा। कितना बन रहा होगा बेटे? 53 डिग्री बन रहा होगा। अब अगर आप ध्यान से देखते हो, तो अगर ये 53 बन रहा है, तो अगर हम e cos 53 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? e cos 53 ले लेते हैं, तो देखो जो हमको एरिया दिया गया है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपन क्या ले सकते हैं? e cos 53 ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू होता है e cos थीटा इनटू a। अगर यहाँ dA रहता तो यहाँ d फाई आ जाता। यहाँ पे एरिया क्या है बेटा? कांस्टेंट है। तो अब देखो क्या करोगे, फाई इज इक्वल्स टू e a cos थीटा आप लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। e की जगह पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E नॉट है, तो क्या आप लिखोगे? E नॉट इनटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई r स्क्वायर इनटू cos 53 डिग्री। कितना लेंगे आप? cos 53 डिग्री। अब cos 53 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है? 3/5 होता है। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया? E नॉट इनटू पाई r स्क्वायर इनटू 3/5। और फाइनल आंसर आप अगर लिख सकते हैं तो क्या लिख दोगे? अब तो आपको आइडिया लग गया होगा, आप लोग समझदार हो। क्या आ जाएगा? 5/3 E नॉट पाई r स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या आएगा? 5/3 E नॉट पाई r स्क्वायर। कहां पे? डायरेक्शन भी तो हमें बताना पड़ेगा। तो देखो एक बात ध्यान देना बेटा, अब एक बात ध्यान देना छोटी सी। फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो किसी स्केलर क्वांटिटी की हम डायरेक्शन को नहीं बताते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता ही नहीं। हाँ,
आप एरिया का डायरेक्शन बता सकते हो। एरिया का डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड वाई एक्सिस। किधर है बेटा? अपवर्ड वाई एक्सिस है। बात समझ में यहां तक आ गया? सेकंड क्वेश्चन को आप कर सकते हो। देखो सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, आप लोग कर लिए होंगे। देखिए सबसे पहले फिर से ध्यान दीजिए। अब देखिए पहले वाले में सर्कल किधर रखा गया? एक्स वाई प्लेन में रखा गया था। अब सर्कल कैसे रखा गया है? यूं रखा है। पहले ऐसे रखा गया था, ठीक है, ऐसे रखा गया था। अब ऐसे सर्कल को रखा गया है, देखो ऐसे कुछ करके रखा गया है, ठीक है। यानी सर्कल किस में हो गया? एक्स वाई प्लेन में हो गया। किस में हो गया बेटा? एक्स वाई प्लेन में। यानी एरिया वेक्टर ऑफ सर्कल की डायरेक्शन क्या आ गई? एरिया वेक्टर ऑफ सर्कल किस में होगा? जेड एक्सिस में होगा। यानी डायरेक्शन ऑफ, यहां बल्कि लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ सर्कल क्या होगी? जेड एक्सिस में होगी। यहां तक बात आपको समझ में आ गया? ओके भाई। अब देखो हम लोग को क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया के क्या करना है? कैसे लेना है? हमें लेना है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर लेना है। तो ध्यान से सुनो बेटा, अब यहां पे ध्यान दीजिए। हमारा डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर आ गया जेड एक्सिस। अगर हम ई नॉट को देखें तो ई नॉट हमारे या तो एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है। किस में है? अगर आप सोचो कि हम लोग इधर ही ले रहे हैं, ठीक है, वाई एक्सिस में ले रहे हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ई नॉट cos 45 ही होगा। कितना हो जाएगा? ई नॉट cos 45। अब देखिए ये y एक्सिस में आ गया, ये इधर आपकी क्या आ गई? y एक्सिस आ गई। बट एरिया वेक्टर किधर आ गया? z एक्सिस में आ गया। आउटवर्ड में हम लोग ले रहे हैं, z एक्सिस में आ गया। इसका मतलब फ्लक्स यहां पे क्या होगा? आइए देखिए, फ्लक्स phi इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E into A into cos थीटा। अब देखिए z एक्सिस और y एक्सिस में एंगल कितना बनता है बेटा? देखो ये आपकी ब्लैक वाला मार्कर z एक्सिस में है और ये ब्लू वाला मार्कर अगर मैं y एक्सिस में रख देता हूं तो इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा? phi फ्लक्स इज इक्वल्स टू E into A cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0, यानी फ्लक्स क्या आ गया? 0। बेटे एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है तो वहां आप आंख मूंद करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिख देंगे? 0। ये ट्रिक है। कहीं पर भी ये नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और एरिया वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री बनता है तो फ्लक्स ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ आ गया होगा? क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, देखो देखिए, फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, find out the net electric flux in given diagram। अब डायग्राम बस चेंज हुआ है, वो आप देख लो। आ जाइए, देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस आप ले रहे हैं। ये कोई प्लेन है जिसका आप नाम लिख दीजिए A B C D। ओके, ये एंगल बना रहा है
45 डिग्री, और यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। लैंग्वेज ज्यादा नहीं लिखना है बच्चों, आप लोग के क्वेश्चन में लैंग्वेज दिया रहेगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस करा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया आपको 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। और आपको ये एक स्क्वायर है, दिस इज ए स्क्वायर whose साइड आपको दिया गया है 2√2 मीटर। कितना दिया गया बच्चों? 2√2 मीटर दिया गया है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने आपको कराया है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कोई भी इसमें कुछ सोचना नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे, इस टाइप के जब हमने क्वेश्चन अभी प्रीवियस में कराया था एरिया वेक्टर में आप लोगों को, तो क्या किया था, कोऑर्डिनेट लिखा था, कोऑर्डिनेट लिख करके इसके बाद एरिया निकाली थी, और एरिया निकाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, उसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना। अब देखो बेटे, यहाँ पे कॉस के कंपोनेंट का रोल क्या है, डॉट प्रोडक्ट का रोल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे थीटा आप खोजना स्टार्ट करोगे, नहीं। अब देखो ए का कंपोनेंट क्या होगा, फटाफट लिखते हैं, टाइम पास नहीं करेंगे। 0,0,0। बी का कंपोनेंट देखिए, एक बार कॉस कंपोनेंट लेंगे तो 2√2, साइड कितनी है, साइड आपके पास 2√2 है ना, 2√2। कॉस 45 लोगे तो √2 गया 2 यानी आ जाएगा, y तो होगा ही नहीं 0। साइन कंपोनेंट लोगे तो किस में आ जाएगा, z एक्सिस में आ जाएगा, वो भी कितना होगा, साइन 45, यानी इसका कंपोनेंट क्या आएगा 2,0,2। समझ रहे होंगे आप लोग, कोई डाउट नहीं है। कॉस कंपोनेंट लोगे बेटा, ध्यान देना, इस साइड का AB साइड का कॉस कंपोनेंट लोगे तो वो x एक्सिस पर बिलोंग करेगा, इसलिए हमने 2 लिखा है यहाँ पे। कैसे, साइड कितना है 2√2 इंटू cos 45। cos 45 की वैल्यू होती है क्या, 1/√2। √2 से √2 कट कर दिया हमने, 2 आ गया। वैसे ही साइन कंपोनेंट लेंगे तो ये z एक्सिस में होगा, इसलिए z की जगह पे हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। और देखिए d की जगह पे हम लोग रखेंगे क्या, x एक्सिस इसका कितना है 0, y एक्सिस की वैल्यू कितनी है, देखिए साइड की वैल्यू 2√2 है ना, तो कितना आ जाएगा 2√2, और इसके बाद क्या आ जाएगा 0। c की जरूरत नहीं है क्योंकि AB क्रॉस AD हम लोग करेंगे एरिया वेक्टर के लिए, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एरिया वेक्टर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखते रहो। देखो सॉल्यूशन में यहाँ पे एरिया वेक्टर सबसे पहले लिखोगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर। समझ आ रहा है आप लोगों को, तो क्या लिखेंगे आप, AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, AB वेक्टर का यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, AB वेक्टर की वैल्यू क्या है, यहां से देख करके बताओ, 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस 2, देखिए j का कंपोनेंट कितना है 0 है, अब क्या है k है, यानी 2i कैप प्लस 2k कैप क्रॉस AD की, यहां पे देखो AD का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, x तो है ही नहीं, y है, यानी 2√2 j कैप, क्या आ जाएगा 2√2 j कैप। अब इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो, देखिए i यहां पे क्या आ जाएगा, i क्रॉस j, k आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा वैल्यू 4√2 i क्रॉस j k कैप, 4√2 k कैप। अब देखिए k क्रॉस j यानी माइनस i कैप आएगा, और कितना आएगा 2 इंटू 2√2 कितना हो जाएगा 4√2 माइनस i कैप, तो पहले ही माइनस लगा दो, 4√2 i कैप। दिस इज योर एरिया वेक्टर। ये क्या हुआ आपका एरिया वेक्टर निकल गया। कभी भी 3D की अगर आप निकालते हो, कभी भी 3D में एरिया वेक्टर ओपन सरफेस हो या क्लोज सरफेस हो बेटा,
तो सबसे पहले तो ओपन सरफेस के लिए मैं बता रहा हूँ, क्लोज सरफेस के लिए हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से सोचेंगे, जो कि मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। अब क्लोज सरफेस के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, कभी भी अगर आपके पास क्या है, ओपन सरफेस आए और 3D में रखा हो, तो उसके सबसे पहले क्या लिख लो, कोऑर्डिनेट लिख लो, जिस साइड की कोऑर्डिनेट की जरूरत है आपको, ठीक है। जो जैसे मुझे AB साइड की जरूरत है और AD की जरूरत है, तो मैं A का कंपोनेंट लिखूंगा, B का कंपोनेंट लिखूंगा और D का कंपोनेंट लिखूंगा, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा, और उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वही एरिया वेक्टर का क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा। इतनी बात समझ आया। अब इसके बाद दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ध्यान देना, फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू E A इनटू cos थीटा होता है। अगर ध्यान देना, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, अगर cos से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको क्या लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हो, यानी फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू E डॉट A लिख सकते हैं आप। E की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, A की वैल्यू वहां है, दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, आप लोग कर सकते हो। चलो बट मैं करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू E की वैल्यू, अगर किसी को डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में दिक्कत होता हो तो वेक्टर के लेक्चर हैं, उनको आप देख लोगे, ठीक है। अदरवाइज आप लोग खुद के नोट्स से भी वेक्टर का रिवीजन कर लोगे। देखिए क्या आ गया, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप डॉट, यहां से एरिया वेक्टर लीजिए, क्या आएगा 4 रूट 2k कैप माइनस, ठीक है ना, माइनस 4 रूट 2 i कैप। यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब हम लोग i डॉट i कितना होता है, 1 हो जाता है, और j डॉट j मतलब i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, अदरवाइज i डॉट j कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही होगी बात, ये पीछे पढ़ाया जा चुका है आपको, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो बेटा 4i कैप और 4 रूट 2k कैप, कितना वैल्यू हो गया, i डॉट k 0 हो गया। फिर देखिए 4i कैप माइनस 4 रूट 2i कैप, तो i डॉट i कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 8, देखिए 4 4 जा 16, सॉरी 16, 4 4 जा 16 रूट 2, ओके, यहां तक समझ आ गया। अब 3 से 3j कैप 4 रूट 2k कैप 0, फिर यहाँ पे 3j कैप 4 रूट 2 माइनस i कैप, वो भी 0। अब आ जाइए k कैप के ऊपर, तो माइनस 2k कैप 4 रूट 2k कैप, तो कितना हो जाएगा माइनस 4 2 जा 8 रूट 2 k कैप डॉट k कैप कितना होगा 1 हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे 2k कैप इंटू 4 रूट 2 i कैप, फिर से 0, k डॉट i 0, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ गई। इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा माइनस 16 और 8 24 रूट 2 इज योर आंसर। ये क्या हो गया आपका 24 रूट 2 आपका आंसर आ गया बेटे। कहीं पे भी आप लोग इसको फिर से मैं इसका प्रोसेस बता देता हूं, ध्यान से सुनना। कभी भी 3D में अगर कोई भी ओपन सरफेस दिया गया हो तो सबसे पहले उसकी क्या करिए, पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट लिखिए, फिर उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एरिया आएगा, और जब एरिया आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई होगी तो उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। याद रखेंगे स्टेप्स को, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं, अब हम लोग थोड़ा 3D पे चलेंगे बेटा, 2D के ऊपर चर्चा कर ली। आप लोगों को एचसी वर्मा के जो इलेक्ट्रोस्टैट्स, एक तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक चैप्टर होगा और दूसरा गॉस लॉ होगा। उस चैप्टर में ऐसे टाइप्स के आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, उसको आप लोग करोगे। और आप लोग के जो असाइनमेंट यहाँ से भिजवाया गया होगा या ऐप से जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें भी इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग।
बाकी जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो वो अपनी किसी भी बुक से बेटे प्रैक्टिस कीजिए आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द गिवन डायग्राम। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज होगा, देखिए स्टेटमेंट क्या चेंज होगा। फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स find out the net electric flux through a cube। अब देखो बेटा क्यूब ले रहे हैं, क्यूब कैसा सरफेस है 3D है यानी क्लोज सरफेस है। इन गिवन डायग्राम, डायग्राम देखिए आपको, दिस इज योर क्यूब। और ध्यान देना बेटे इन द गिवन डायग्राम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट E is equals to E naught I cap, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा एक्स एक्सिस में, E naught I cap एंड साइड ऑफ क्यूब A, साइड ऑफ क्यूब क्या है A है। और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर A क्या है 6 E naught A स्क्वायर, B क्या है 4 E naught A स्क्वायर, C क्या है 2 E naught A स्क्वायर और D क्या है 0। कितना बेटा 0। अब इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सोचोगे और करोगे, ठीक है। सबसे पहले कभी भी आपको 3D सरफेस दिया जाए तो एरिया वेक्टर के बारे में सोचते जाओगे हर एक साइड से। तो सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं। लो भाई A B C D E F G H, ओके बात समझ में आई। अब ध्यान से देखते हैं ना बेटा साइड कितना है, साइड ऑफ क्यूब A है, तो एक जो कोई भी अगर एक हम लोग उसका साइड लेते हैं तो उसकी एरिया कितनी होगी A स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि वो क्यूब की जो साइड होती है वो क्या होती है स्क्वायर होती है, ठीक है। 6 स्क्वायर से मिलकर के एक क्यूब बनता है। तो ध्यान दो सबसे पहले जो हम लोग साइड ले रहे हैं, ध्यान से आप लोग समझ। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड E naught इज इक्वल्स सॉरी E इज इक्वल्स टू E naught I कैप, यानी x एक्सिस में आपकी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ध्यान से समझो इस बात को। सबसे पहले हम लोग साइड ले रहे हैं A E H D from side A E H D। कौन से साइड से आप लोग देख रहे हो A E H D, यानी बेटा ध्यान देना, थोड़ा विजुलाइज करना, समझना, फील करना, ये वाली साइड, ओके। ऐसे देखो एक साइड ऐसे होगी, फिर दूसरी साइड ऐसे होगी, तीसरी साइड ऐसे, चौथी साइड ऐसे, पांचवी ऐसे और छठी यूं, क्यूब पूरा, ठीक है। फील करो उसको, समझो, थोड़ा इमेजिन कीजिए, क्योंकि 3D है। तो देखो A E H D की जो एरिया होगा वो इसके क्या होगा नॉर्मली आउटवर्ड होगा, क्या होगा बेटा नॉर्मली आउटवर्ड, और कितना होगा A स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर होगी इस डायरेक्शन में, E नॉट I कैप पॉजिटिव है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया कंपोनेंट में अगर देखें आप, इधर E नॉट I कैप होगा,
ठीक है, किस साइड के लिए देख रहे हैं आप लोग? ए ई एच डी के लिए देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया कंपोनेंट में एंगल कितना बना? 180 डिग्री। फटाफट लिखते जाओ, फ्रॉम फ्लक्स फ्रॉम, ऐसे लिखो, इधर आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं साइड लिख दे रहा हूं। फ्लक्स फ्रॉम साइड ए ई डी एच, तो क्या आ जाएगा? फ्लक्स देख रहे हैं तो ई ए कॉस थीटा, सीधा। ई कितनी है बेटा? ई नॉट, एरिया कितना है? ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कितना बन रहा है? देखो इन दोनों के बीच में थीटा 180 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। नोट डाउन करेंगे आप। तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर ध्यान से आप देखें तो माइनस ई नॉट ए स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस ई नॉट ए स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए आप इसको। समझ आने लगा? ऑप्शन आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है? तो मैं ऑप्शन को मिटा दूं? देखो ऑप्शन इधर है तो साइड में लिख देते हैं अपन। बी 4 ई नॉट ए स्क्वायर, सी है 2 ई नॉट ए स्क्वायर, और डी ऑप्शन है आपके पास 0। ठीक है, अब आओ इधर अगला साइड देखते हैं, ध्यान देना बेटा। फ्लक्स फ्रॉम साइड ए बी एच, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, ठीक है? ध्यान देना, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ये साइड यूं है ना, तो इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड होगा, यानी एरिया वेक्टर इधर होगा कहीं। ए स्क्वायर किस एक्सिस में? वाई एक्सिस में, ठीक है, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बेटा यहां पे इस तरह से है, ई नॉट आई कैप। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। सीधा 0 लिखो, 0। क्यों? क्योंकि लिख दोगे, आप लोग को मैं समझा रहा हूं, बट आप लोग अपने कॉपी में मेंशन कर सकते हैं कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। अब देखेंगे उसी तरह से फ्लक्स फ्रॉम साइड, अब कौन सी साइड आप लेंगे? ले लीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी। ध्यान देना बेटा, ए बी सी डी जो पीछे वाली साइड होगी उसका एरिया वेक्टर किधर होगा? देखो इस तरह से होगा, यानी निगेटिव जेड एक्सिस में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्स एक्सिस में। फिर से एंगल कितना बना? निगेटिव जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस में एंगल कितना बनेगा? दोबारा 90 बनेगा, यानी फ्लक्स 0। उसी तरह से फ्लक्स फ्रॉम साइड, फटाफट देखते जाओ आप। देखो मैं ले रहा हूं ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। ध्यान देना बेटा, ये साइड यूं है ना, तो ये साइड इस तरह से है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। एरिया वेक्टर जेड एक्सिस पॉजिटिव हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्स एक्सिस में। दोबारा से एंगल कितना बना? 90, यानी फ्लक्स कितना आ गया? 0। फिर से फ्लक्स, अब देखो साइड कौन कौन सा हमने ले लिया? ए ई डी एच ले लिया। नीचे वाला ले लो पहले, क्या ले लेंगे? सी डी एच जी, सी डी एच जी। देखिए डाउनवर्ड वाले का एरिया वेक्टर नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी ई नॉट आई कैप। दोबारा से एंगल कितना बना? 90। इट मींस टू से दैट 0। अब देखेंगे फ्लक्स फ्रॉम साइड बी सी जी एफ, बी सी जी एफ। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसकी एरिया वेक्टर इधर आएगी ए स्क्वायर, और इसी डायरेक्शन में क्या है? ई नॉट आई कैप भी है। इसका मतलब एंगल कितना आ गया? 0 डिग्री आ गया, यानी क्या आ जाएगा? ई ए कॉस 0 डिग्री। सीधा लिख रहा हूं बेटे, आप लोग इतने समझदार हैं, समझ जाएंगे, ठीक है ना? तो देखिए क्या आएगा? 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, एरिया वेक्टर का ए स्क्वायर आएगा ना, ए स्क्वायर आएगा। तो देखो क्या आ जाएगा सीधा बेटा? ई ए स्क्वायर, पॉजिटिव ई स्क्वायर, ठीक है? तो अब हम लोग नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब देखेंगे।
नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब। ध्यान दीजिएगा बेटा, नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, देखो इसको बोल दो फ्लक्स 1 या 1 बोले हैं ना, 1 2 3 इक्वेशन दे देते हैं, 4 5 एंड लास्ट वन इज 6। तो नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 तक जोड़ देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 to 6, ठीक है। तो अगर आप ऐड करोगे तो नेट फ्लक्स जीरो आएगा। कैसे जीरो आएगा, 4 तो जीरो है ही, माइनस ई नॉट ए स्क्वायर प्लस ई नॉट ए स्क्वायर मिलकर के कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना आ गया, जीरो, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बेटा, सही होगा। फिर से बात मेरी ध्यान देना, फिर से एक बार समझना, दोबारा एक बार समझा रहा हूं। देखिए जो साइड ये वाली होगी उसका एरिया वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, डायग्राम के ऊपर ध्यान देना बेटा। 3D के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं अगर आप उसके डायग्राम को अच्छे से विजुलाइज कीजिए। ये सरफेस लिया आपने, ये वाली आपकी क्या होगी, एरिया वेक्टर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना बना 180, माइनस ई नॉट ए स्क्वायर आ गया। ऊपर वाले का एरिया वेक्टर अपवर्ड में है, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है 90 डिग्री, पीछे वाले का माइनस जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में दोबारा से 90 डिग्री, बाहर वाले का पॉजिटिव जेड एक्सिस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में दोबारा से एंगल कितना हुआ 90, नीचे वाले का डाउनवर्ड में हो गया वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो एंगल कितना बना फिर से 90। इस वाले साइड का देखेंगे तो एरिया वेक्टर भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो इसलिए वजह से cos जीरो ले लेंगे तो पॉजिटिव ई ए स्क्वायर आ जाएगा। तो नेट करेंगे तो 4 का तो ऑटोमेटिकली जीरो है। दो साइड है उनका फ्लक्स क्या आ रहा है, एक का आ रहा है माइनस ई नॉट ए स्क्वायर और दूसरे का आ रहा है प्लस ई नॉट ए स्क्वायर, तो नेट फ्लक्स कितना आ गया जीरो। अब बेटा एक बात छोटी सी ध्यान देना, जरा फ्लक्स को रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, फ्लक्स को रिलेट कर रहा हूँ गॉस लॉ से, क्योंकि गॉस लॉ के ऊपर हम लोग को आना है। ध्यान देना फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रल हम लोग लगाए थे वहां पे, और ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू हम लोग गॉस लॉ के थ्रू क्या लिख सकते हैं, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो किसी भी क्लोज सरफेस से, ध्यान दीजिएगा, फिर से मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्लोज सरफेस से अगर फ्लक्स जीरो होता है, यानी क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस जीरो होता है, तो ऑटोमेटिकली देखिए क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसको और ज्यादा अच्छे से मैं रिलेट करूंगा आपको जब गॉस लॉ के क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा एप्लीकेशन तब। तो चलो यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं और इसको आप लोग होमवर्क में लिखोगे, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का लैंग्वेज भी सेम है, ठीक है ना। फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब इन द गिवन डायग्राम। अब डायग्राम थोड़ा चेंज हो गया, डायग्राम देख लो आप। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस है, एंड दिस वन इज जेड एक्सिस, और this is your cube, ठीक है ना, ये है बेटा। अब यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, a है, एंड साइड ऑफ क्यूब l है। साइड ऑफ क्यूब कितना है बेटा, L है, यहां पे लिख भी दे रहा हूं, साइड ऑफ क्यूब L है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रेजेंट है E नॉट एक्स आई कैप है, कितना है
ई नॉट एक्स आई कैप है। तो इसमें आपको क्या करना है, निकालना है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं यहाँ पे, ऑप्शंस बल्कि नहीं दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग खुद से इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको खुद से एक बार आप लोग ट्राई करोगे। अब यहाँ पे एक बात सोचो बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, वेरिएबल हो गया। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, ई नॉट आई कैप कांस्टेंट था। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्लोज सरफेस के लिए आप लोग फ्लक्स निकालोगे और इसको होमवर्क में आप लोग करेंगे, ठीक है। नहीं होगा तो कल मैं इसी को स्टार्ट करते समय इसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जरा गॉस लॉ के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे, गॉस लॉ के ऊपर हम लोग थोड़ा सा लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग होमवर्क में लिख लीजिएगा और जरूर करके आना बेटा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 स्टार्ट करूंगा तो उसमें सबसे पहले इसको डिस्कस करूंगा, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए यहां तक तो हम लोगों को बात समझ आ गई है। अब देखो गॉस लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गॉस लॉ के ऊपर हम लोग सब डायरेक्टली चलते हैं कि कोई भी अगर एक क्लोज सरफेस आपके पास है और उसमें अगर चार्ज कुछ है, मान लो Q1 चार्ज है, तो वहां पे गॉस लॉ क्या बोलते हैं, गॉस लॉ वहां पे होता है यानी क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds दैट इज इक्वल्स टू Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने पढ़ा था, बात समझ में आ रहा है, इसी के बारे में पढ़ा था। और ये क्या है, E डॉट ds क्या है, नेट फ्लक्स है बेटा, क्या है, नेट फ्लक्स है, यानी फाइनाइट कह सकते हो या नेट फ्लक्स है। यहां तक बात समझ में है, एक बार इसका आप लोग डेफिनेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान देना है, ये जो सरफेस क्लोज सरफेस लेते हैं इसे क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। कोई भी क्लोज सरफेस जिसमें गॉस लॉ अप्लाइड हो रहा है तो उस क्लोज सरफेस को आप क्या बोलोगे, गॉसियन सरफेस बोलोगे। क्या बोलेंगे आप, गॉसियन सरफेस बोलेंगे, ठीक है। और हमारे पास गॉस लॉ क्या था, नेट फ्लक्स E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि Q in हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकाल देते तो कितना आता था, जितना उस क्लोज सरफेस में चार्ज प्रेजेंट है अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता था ना। तो इस वजह से ये आ गया स्टेटमेंट। आप लोगों को याद होगा डेफिनेशन, तो हम लोग डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट मैथमेटिकल चलेंगे, एप्लीकेशन सीखेंगे, ठीक है। तो जरा सा गॉसियन सरफेस के बारे में नहीं लिखा था, एक लाइन लिख लो, मैं लिख देता हूं। हेडिंग लगा लीजिए, गॉसियन सरफेस। थोड़ा सा ये बेटा लेक्चर मैं बड़ा बनाऊंगा क्योंकि ताकि एप्लीकेशन में सिखा सकूं, ठीक है। तो देखिए गॉसियन सरफेस फटाफट लिखेंगे, थोड़ा फास्ट भी करेंगे अपन। गॉसियन सरफेस में लिखेंगे एनी हाइपोथेटिकल सरफेस, हाइपोथेटिकल की स्पेलिंग गलत होगी तो देख लेना तुम। एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस over which electric flux calculated या is calculated, any hypothetical closed surface over which electric flux is calculated to apply the Gauss law, गॉस की स्पेलिंग ठीक है, गॉस लॉ
that surface is known as Gaussian surface। ये मैं केवल आप लोगों को बोर्ड के लिए लिखा है, कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। कोई भी क्लोज सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। और एक बटा नोट करके एक बात गॉस लॉ में लिख लेना, ये मैंने शायद आप लोगों को लिखाया भी होगा। देखो ई नॉट जो हम लोग ई लेते हैं, वो ई क्या होता है, वो सरफेस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज प्रेजेंट हो उससे, या उससे बाहर वाले भी, अगर क्लोज सरफेस के बाहर जो चार्ज प्रेजेंट है उससे होता है। तो ध्यान रखना ई जो होता है वो अंदर चार्ज प्रेजेंट हो उससे और बाहर जो चार्ज प्रेजेंट हो उनसे, दोनों से मिला करके ई लिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यहाँ पे मैं उसी बात को लिख रहा हूं, लेकिन जो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज प्रेजेंट होते हैं उसी को क्यू इन में लिया जाता है। इसी बात को मैं लिखा दे रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। E is the electric field due to all charge whether inside or outside the closed surface, but Q in का मतलब चार्ज इनक्लोज in closed surface। Q in is the net summation of charge inside the closed सरफेस। बेटे मेरी बात को फिर से यहाँ पे ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे ली जाती है वो जितने चार्ज प्रेजेंट हो, चाहे वो क्लोज सरफेस के अंदर हो या बाहर हो, उन सब की वजह से लिया जाता है। बट क्यू इन किससे लिया जाता है, जो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज प्रेजेंट हो उनसे लिया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे जो कि आप गॉस लॉ में अप्लाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसलिए मैंने ये नोट आपको लिखा दिया है, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आइए देखिए, यहां पे मैं 3-4 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाइज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें जेई में भी क्वेश्चन एक्सेप्शन रीजन का पूछा जाता है, यहाँ से जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ, जेई एडवांस में और साथ ही साथ नीट में। तो देखिए वो क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। आप लोग ट्रू फॉल्स के फॉर्म में लिखोगे, राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू है कि फॉल्स है ये बताएंगे आप स्टेटमेंट में, ठीक है। स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, पहला स्टेटमेंट है, इफ फाइनेट इज इक्वल्स टू 0 देन क्यू इन इज इक्वल्स टू 0। मैं 3-4 स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसके बाद आप लोग कब तक आंसर करते जाइए, मैं उसके बाद आप लोग को सोल्यूशन बता दूंगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड on the surface is equal to 0 everywhere, then Q in is equal to 0। थर्ड स्टेटमेंट है, if electric field on the surface is equals to 0 everywhere, then
फाइनाइट इज इक्वल्स टू 0। चौथा स्टेटमेंट है इफ q in is equals to 0, electric field is also 0, मतलब electric field is equals to 0 everywhere on the surface। ठीक है। पांचवा स्टेटमेंट है, इफ फाइनाइट इज इक्वल्स टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस, ठीक है। ये आपके 5 स्टेटमेंट्स हैं। इन पांचों स्टेटमेंट के बारे में आप एक बार सोचिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में हम लोग सोचते हैं, क्या बोल रहा है, इफ फाइनाइट इज इक्वल्स टू 0 देन q in इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले फॉर्मूला एक साइड में लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, गॉस लॉ का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो क्या है हम लोग के पास, E डॉट dA इज इक्वल्स टू q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट बोलते हैं, फ्लक्स नेट। ये अपने पास फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब आ जाओ बेटे, ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है कि अगर Q in 0 हो जाए तो फाइनाइट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। देखो कैसे, वहां फॉर्मूला देखिए, यानी क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल्स टू फाइनाइट है एंड दैट इज इक्वल्स टू Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये फैक्टर 0 हो गया तो 0 अपॉन समथिंग 0, तो E डॉट dA क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब फाइनाइट कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट। फिर से मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अगर Q in 0 हो गया तो E डॉट dA की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। अगर E डॉट dA की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फ्लक्स नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। सेकेंड स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। सेकेंड स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे। क्या कह रहा है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज इक्वल्स टू 0 एवरीवेयर देन Q in इज इक्वल्स टू 0। अब सोचो बेटा, अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो रही है, 0 हो जा रही है एवरीवेयर, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जा रही है। तो अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, इसका मतलब नेट फ्लक्स 0 हो गया, और नेट फ्लक्स 0 हो गया यानी फ्लक्स नेट 0 हो गया तो Q in भी 0 ही होगा, यानी ये वाला फैक्टर भी तो 0 ही हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, फिर से मेरे स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान देना। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस एवरीवेयर 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर। हर एक जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो E डॉट dA अगर हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, यानी इंटीग्रेशन 0 डॉट dA 0 आएगा, तो 0 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब Q in क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है। अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो Q in की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट सॉरी क्या हो गया, ट्रू। यहां तक बात समझ में आया आपको। अब आते हैं जरा थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर समझते हैं। ये एक्चुअल में ट्रू फॉल्स मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए करा रहा हूं, ठीक है ना। देखो बेटा, थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस एवरीवेयर 0 देन फाइनाइट 0। ये तो ऑब्वियस सी बात है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो E डॉट dA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो फाइनाइट तो 0 होगा ही होगा, ट्रू है, इसमें तो कुछ सोचने वाली ज्यादा बात ही नहीं। अब आते हैं अपन फोर्थ स्टेटमेंट के ऊपर। इफ Q in इज इक्वल्स टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस। यहां सोचेंगे
अगर क्यू इन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह जीरो होगी सरफेस पर। थर्ड स्टेटमेंट को मिटा देते हैं क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मैंने बता दिया। आप खुद सोचो, आप खुद से सोचिए कि अगर क्यू इन जीरो हो जाए, मान लो कि कोई भी एक क्लोज सरफेस है, ओके, यहां पे कोई भी चार्ज नहीं रखा गया, चार्ज यहां पे रख दिए Q1 Q2, इन दोनों से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो E1 और इससे कितना हो गया E2, सरफेस पर क्या हो जाए, सपोज कीजिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, यानी हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थोड़ी हुआ। क्यूइन को देखो, सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल स्टेटमेंट हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन चार्ज ना होने की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ना, बाहर वाले चार्ज की वजह से। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है। चौथा स्टेटमेंट, इफ फाई नेट इज इक्वल्स टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस। ये भी गलत है, फॉल्स है। फाई नेट अगर जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, यही वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए इसके अंदर जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि क्यू इन जीरो है तो फ्लक्स तो जीरो है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो है अभी भी। क्लियर हुआ, यानी ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे चार्ज प्रेजेंट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, बट नेट फ्लक्स क्या है, क्लोज सरफेस की वजह से कितनी है, जीरो है ना। तो यहां पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैंने केवल क्वेश्चन बनाया था और दिया था आप लोगों को, ताकि एसएसएल रीजन का अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप उसको विजुलाइज कीजिए, सोचिए कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है। पॉसिबल है तो ट्रू है, अगर नहीं पॉसिबल है तो फॉल्स है। क्लियर हो गया। और उसमें आप लोग एसएसएल रीजन में एक चीज और भी देखोगे, क्या वो एक्सप्लेन कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के ऊपर सारे क्वेश्चंस होंगे बेटा। आज मैं टाइम होने वाला है तो आज मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगा, आपको 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद फटाफट हम लोग कल जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो एक जो क्वेश्चन होमवर्क में दे वो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन वो कराऊंगा, आप लोगों को न्यूमेरिकल कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टेट 2 स्टार्ट कर देंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर की बात मैं बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये याद रखना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो देयर इज ए closed there is a closed hemisphere there is a closed hemisphere and a charge q is placed near या a charge q is placed inside, पहले क्वेश्चन में inside the hemisphere या closed hemisphere आप लिख सकते हो। इन डायग्राम find out the net flux, find out the net flux through हेमिस्फीयर, ठीक है ना। ये आपका हेमिस्फीयर दिया जा रहा है, देखिए कोई चार्ज यहां पे है Q, ओके। तो
अब फ्लक्स बताना है। देखो, अगर क्लोज हेमिस्फीयर कहते हैं, क्लोज हेमिस्फीयर का मतलब क्या होगा? क्लोज सरफेस आ गई, और क्लोज सरफेस से हम लोग गॉस लॉ में देख रखे हैं कि कितना फ्लक्स होता है। फ्लाई नेट इज इक्वल्स टू, आप क्या लिखेंगे? क्यू, यानी चार्ज एक क्यू है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। अगर कोई भी क्लोज हेमिस्फीयर, अगर यहीं पे दे देता कि नीचे ओपन है, अब वो हेमिस्फीयर है और चार्ज रखा गया है क्यू, तो बताइए कि फ्लक्स कितना होगा? तो आंसर ये नहीं होगा। अगर आपको दे दिया क्लोज हेमिस्फीयर है और चार्ज रखा गया है अंदर, कहीं पे भी अंदर रखा गया हो, इससे मतलब नहीं है बेटा कि बीच में रखा गया हो, सेंटर में रखा गया हो, या सरफेस के आसपास रखा गया हो, इससे कोई लेना देना नहीं। कहीं पर भी अंदर अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है तो उससे फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट U होगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज होगा। There is a closed hemisphere and a charge Q is placed, यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। just outside the closed hemisphere, just outside the hemisphere, in diagram find out the net electric flux। अब देखिए डायग्राम में, ये तो फर्स्ट वाले का आंसर समझ गए होंगे, चार्ज अंदर था, उसकी वजह से नेट फ्लक्स कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अगर कोई बच्चा गॉस लॉ का लेक्चर नहीं देखा होगा तो पहले बेटा गॉस लॉ देखना, फिर इस लेक्चर को रिव्यू करना। ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन का डायग्राम में बना रहा हूं। अब चार्ज कहीं यहां पे है, अब बताइए नेट फ्लक्स कितना होगा? तो देखो बेटा, आपको पता है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इन की उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? आउट हो गई। तो अगर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इन की और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आउट हो गई, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इन और आउट इक्वल हो जाती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाता है? 0, यानी फाई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। वैसे भी आपको पता है कोई भी क्लोज सरफेस के बाहर अगर कोई चार्ज रख देते हैं तो उससे नेट फ्लक्स कितना आता है? 0 आता है। ये बात भी क्लियर हो गया। अगला एक और क्वेश्चन, और ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, उसके बाद लिखना। देयर इज ए हेमिस्फीयर, अब बेटा देखो क्लोज नहीं लिखा है, देयर इज ए हेमिस्फीयर एंड ए चार्ज Q इज प्लेस्ड, and the charge Q is placed at the center of hemisphere. In diagram find out the net electric flux। देखिए अब कोई ऐसा हेमिस्फीयर दिया गया है जिसके सेंटर पर चार्ज रखा गया है Q। अब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। यहां पे इस क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे, ध्यान से देखेंगे, और गॉस लॉ की बहुत अच्छी एप्लीकेशन हम लोग करने जा रहे हैं। और जो आप लोगों ने 3D क्लोज सरफेस पढ़ा था और सॉलिड एंगल पढ़ा था, उसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। देखो ये तो ओपन सरफेस है, तो ओपन सरफेस से अगर हम इसको निकालना चाहें वैसे, तो हम लोग क्या करेंगे? थीटा पे जाके डी थीटा का कट करेंगे, फिर उससे फ्लक्स निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस। हम लोग ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इस हेमिस्फीयर जो हाफ हेमिस्फीयर दिया गया है, अगर सोचो कि हम ऐसा ही हाफ हेमिस्फीयर सिमेट्रिकल इधर से जोड़ दें, तो ये हेमिस्फीयर यूं है क्या, और नीचे से भी एक हेमिस्फीयर जोड़ दें, एक मान लो फुटबॉल लो, हाफ हाफ कट कर दो और दोनों फुटबॉल को दोबारा जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? एक स्फीयर। अब देखो हाफ हेमिस्फीयर के साथ एक और हेमिस्फीयर हमने जोड़ दिया हाफ, तो वो कैसा हो गया? क्लोज सरफेस हो गया, यानी एक स्फीयर बन गया। क्या बन गया? एक स्फीयर बन गया। और ऊपर वाला हेमिस्फीयर और नीचे वाला हेमिस्फीयर जो हमने जोड़ा है वो कैसा है? सिमेट्रिकल है। कैसा है? सिमेट्रिकल। हाफ हेमिस्फीयर दिया गया था आपको, उसके सेंटर पर चार्ज क्यों रखा गया था? वैसा ही सेम टू सेम हेमिस्फीयर हमने नीचे से भी जोड़ दिया।
तो क्या बना, स्फीयर बना। और कैसा स्फीयर बना, बिल्कुल सिमेट्रिकल स्फीयर बना। सिमेट्रिकल हेमिस्फीयर बना तो ऊपर वाला सिमेट्रिकल स्फीयर बना तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर हम उस स्फीयर को कट कर दें तो दो सिमेट्रिकल हेमिस्फीयर बनेंगे उससे। तो ध्यान दीजिएगा, अब इस स्फीयर से नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, अब तो ये स्फीयर क्लोज सरफेस हो गया ना, तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस स्फीयर में टू सिमेट्रिकल हेमिस्फीयर है। क्या है, टू सिमेट्रिकल हेमिस्फीयर है। तो दो सिमेट्रिकल हेमिस्फीयर है तो हम लोग क्या कर देंगे, नेट फ्लक्स बाई हेमिस्फीयर, इधर लिख रहा हूं, फाई नेट बाई हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ स्फीयर हो जाएगा, 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट योर आंसर। दिस इज स्मार्ट सॉल्यूशन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्मार्ट सॉल्यूशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे बेटा, क्योंकि देखो हमारे को हेमिस्फीयर दिया गया, तो हेमिस्फीयर क्या था, क्लोज नहीं था, तो हम लोग फ्लक्स निकाल नहीं पा रहे थे। तो क्या करेंगे, इस हेमिस्फीयर के नीचे दूसरा सेम टू सेम उसी साइज का सिमेट्रिकल दूसरा जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। अब उस स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना रखा गया है, Q रखा गया है। तो Q जब वो स्फीयर बन जाएगा तो Q उसके सेंटर पे हो गया, तो उससे नेट फ्लक्स निकाल लेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सेंटर पर रहे या ना रहे फिर भी यही फ्लक्स आएगा। अब हमें पता है कि एक स्फीयर में दो सिमेट्रिकल हेमिस्फीयर हमने जोड़ा है, तो हेमिस्फीयर से फ्लक्स कितना होगा, 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड वही आपका आंसर होगा। तो कहीं पर भी एक ट्रिक समझिएगा और इसको कहीं कॉपी में लिख लीजिए, कहीं पर भी क्लोज सरफेस दिया गया है तो उस क्लोज सरफेस को कन्वर्ट किसमें कीजिए, सिमेट्रिकल 3D में। उस क्लोज सरफेस से ये कोशिश कीजिए कि सिमेट्रिकल 3D में उसे कन्वर्ट कर दे, यानी क्लोज सरफेस में कन्वर्ट कर दे ओपन सरफेस को, और उससे फ्लक्स देख लें और जितने साइड सिमेट्रिकल हैं उसके उसी के रेशियो को क्या कर देंगे, निकाल देंगे, वही आपका नेट फ्लक्स होगा ओपन सरफेस से। ठीक है, इस ट्रिक के बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको, और उसके ऊपर और सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।